Hello everyone. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this teaching learning process. Today's topic for discussion is composite and advanced material. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about rubber and its type. पिछले लेक्चर में हमने रबर और उसके टाइप्स देखे थे और रबर के जो दो टाइप थे नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, और हमने सिंथेटिक रबर के और 3-4 टाइप देखे थे। उसके बाद हमने सिरेमिक देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशन। उसके बाद सिरेमिक के क्या वेरियस प्रोडक्ट्स रहते हैं। फिर सिरेमिक के हमने टाइप्स देखे थे, जैसे रिफ्रैक्टरी हो गया, ग्लास हो गया और एब्रासिव हो गया। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने नोट्स में से पढ़ा होगा और उन टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा। लर्निंग आउटकम्स। After completion of this lecture, you are able to select relevant composite material for the given job with justification. Suggest relevant alternative material for the given job with justification. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Composites, है ना, ये composites है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो कंपोजिट क्या है? द मटेरियल आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग टू डिसिमिलर मटेरियल इनटू ए न्यू मटेरियल। बराबर है, दो या दो से ज्यादा डिसिमिलर मटेरियल से जो एक मटेरियल बनता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। ये डायग्राम देखो, ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है? कंपोजिट है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर से बना है, देखिए येलो है, ब्लू है, येलो है, ब्लू है, बराबर है कि नहीं? तो इन सभी डिसिमिलर मटेरियल से जो एक मटेरियल बनता है, नया मटेरियल बनता है, उसे हम कंपोजिट कहते हैं। That may be better suited for a particular application than either of original material alone is called as composite material. जो एक मटेरियल से या दो मटेरियल से हो नहीं सकता, अगर हम उस सभी मटेरियल को एक जगह लाके उससे अगर जो नया मटेरियल बनाते हैं ताकि सभी प्रॉपर्टीज अचीव होती है, उस मटेरियल को हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट मटेरियल इज द फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक। फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक क्या है, तो क्या है वो? कंपोजिट है, बराबर। कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड गुड एंड इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मेटल, सिरेमिक, ग्लासेस, पॉलीमर्स एंड सीमेंट कैन बी कंबाइंड इन कंपोजिट मटेरियल टू प्रोड्यूस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सिरेमिक्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, ग्लासेस, पॉलीमर या सीमेंट को अगर हमने एक जगह पे कंबाइन किए तो उससे हम अच्छी प्रॉपर्टीज को साध्य कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, एक फाइबर है, उस फाइबर को हमने इस मैट्रिक्स में ऐड कर दिया तो हमें जो नया जो मटेरियल मिला उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। अभी देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। मतलब क्लासिफिकेशन मतलब क्या, उसके कितने टाइप है। तो जो कंपोजिट होते हैं उसके टोटल 3 टाइप है। पहला होता है पार्टिकल रेनफोर्स्ड, दूसरा होता है फाइबर रेनफोर्स्ड और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स। बराबर है। पार्टिकल रेनफोर्स के दो टाइप होते हैं, लार्ज पार्टिकल और डिस्पर्शन स्ट्रेंथन। फाइबर के होते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस के दो अलाइंड और रैंडमली। स्ट्रक्चरल के दो होता है, लैमिनेटेड कंपोजिट और सैंडविच पैनल कंपोजिट। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स, राइट। अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है कंपोजिट की। बराबर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजिट की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बहुत अच्छी रहती है। ये डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेरी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब ये बहुत दिन तक चलता है, इसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा है। इसका हीट और कोरोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा है, बट ये कॉस्टली है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप, हम कोई भी शेप में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। दे आर लेस लाइकली टू ब्रेकअप कंप्लीटली स्ट्रेस, यानी कितना भी स्ट्रेस इसके ऊपर आए फिर भी ये ब्रेक होते नहीं है। एप्लीकेशंस देखते हैं कंपोजिट्स के। कंपोजिट मटेरियल्स आर यूज्ड इन स्पेस व्हीकल। स्पेस व्हीकल मतलब जहाँ पे स्पेस स्टेशन रहते हैं हमारे, नासा, इसरो वाले, जहाँ पे हम यूज करते हैं। स्पेस व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, हाई प्रेशर वेसल्स,
और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए हम कंपोजिट का यूज करते हैं। They are used in underwater and transportation applications where conventional material cannot fulfill the requirement. अंडरवाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे जो कन्वेंशनल जो मटेरियल से जो रिक्वायरमेंट हो फुलफिल नहीं करते हैं, वहां पे हम कंपोजिट का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन अ टेनिस रैकेट। टेनिस रैकेट पता है आपको। गोल्फ क्लब, डोर पैनल और डैशबोर्ड बनाने के लिए हम कंपोजिट मटेरियल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैमिनेटेड कंपोजिट। ये डायग्राम से आपका क्लियर हो रहा है कि देखिए क्या हो रहा है, हमने 3 लेयर्स लिए हुए हैं, बराबर है। इन 3 लेयर्स के ऊपर हमने क्या किया, एक कंप्रेसिव लोड को अप्लाई किया, जिससे हमें ये लैमिनेटेड कंपोजिट मिला है। तो लैमिनेटेड कंपोजिट मतलब क्या, 3-4 मेटल्स या मटेरियल के लेयर्स को कंप्रेशन लगा के एक न्यू मटेरियल बनाना। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे बहुत सारी लेयर्स है। इन लेयर्स को हमने कंप्रेशन दिया, जिससे हमें ये कंपोजिट मटेरियल मिला। इसका हमारा घरगुती जो एग्जांपल बोले तो हमारा जो सैंडविच रहता है या दाबेली रहती है या वड़ा पाव रहता है, दिस इज लैमिनेटेड कंपोजिट, उसे हम बोल सकते हैं। सो ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 2 और मोर लैमिनेशन, इनको हम लैमिनेशन बोल सकते हैं या लेयर्स बोल सकते हैं, ऑफ डिफरेंट और सेम मटेरियल बाउंडेड ईच अदर प्रोसेसिंग इम्प्रूव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज लैमिनेटेड कंपोजिट। तो 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स सिमिलर मटेरियल की या डिसिमिलर मटेरियल की जब हम यूज करते हैं और एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसे हम लैमिनेटेड कंपोजिट बोलते हैं। Other example of composite materials are plywood, copper clad, stainless steel और titanium clad steel। तो प्लाईवुड हो गया, कॉपर क्लैड स्टेनलेस स्टील हो गया, टिटेनियम क्लैड स्टील हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लैमिनेटेड कंपोजिट्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, दे हैव द एबिलिटी टू गेट फॉर्म इनटू द कॉम्प्लेक्स शेप। कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप के अगर हमें प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम इस कंपोजिट या इस लैमिनेटेड कंपोजिट से बना सकते हैं। मटेरियल सच एज ग्लास, एरोमाइड एंड बोरान हैव एक्सट्रीमली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंपोजिट स्ट्रेंथ, है कि नहीं। दे आर नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक रहते हैं, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, वो एक प्रकार से इंसुलेटर करके काम करेंगे। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम रहती है और लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, मतलब इसका हीटिंग और कूलिंग की वजह से इसके डायमेंशंस चेंज होते नहीं है। इनके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे डोर्स बनाने हैं, वॉल पैनल्स, विंडो फ्रेम्स या थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट कहाँ पे यूज होता है, हमारे वीसीआरएस सिस्टम में, जहाँ पे हमारा अगर एसी की बात करें अपन या किसकी बात करें अपन, रेफ्रिजरेटर की, या हमारा जो पानी ठंडा पानी पीने का वाटर कूलर है, वहाँ पे थर्मोस्टेट्स लगेंगे, उनके लिए हम लैमिनेटेड कंपोजिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट है हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। आपको समझ में आया होगा कि ये कंपोजिट कैसे बनेगा, फाइबर से। फाइबर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट फाइबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, है ना। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल के पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमें ये कंप्लीट कंपोजिट, जो नया मटेरियल रहेगा वो कंप्लीट कंपोजिट मिलेगा। अब ये शॉर्ट फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो यहाँ पे जो कंपोजिट है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इधर के जो नीचे में जो दिख रही है यूनिफॉर्म कंपोजिट है। यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल में है ना, एक ऐसे सीधे गया है तो ये ऐसा आड़ा गया है, बराबर है। तो इनसे जो नया कंपोजिट बना है, फाइबर से, छोटे छोटे तंतुमय पदार्थों से जो फाइबर कंपोजिट बनता है, उसे हम फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट बोलते हैं। The material produced by combining some suitable material to provide additional strength, और additional strength देने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। Which does not exist in a single material are known as fiber reinforced material, बराबर है। The common example of reinforced material is RCC glass fiber reinforced plastic।
fiberglass reinforced plastic is an example of fiber reinforced composite. Fiber of high strength material are introduced into soft and ductile matrix. इससे जो कंपोजिट बनेंगे वो कुछ हमें सॉफ्ट भी मिल सकते हैं, कुछ कंपोजिट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डक्टाइल रहेंगे. Fibers are used to bear the load and matrix transfer and distribute the external load to the fiber. जो फाइबर जो रहते हैं वो लोड को बियर करते हैं और मैट्रिक्स जो रहते हैं वो लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. मैट्रिक्स प्रोटेक्ट फाइबर फ्रॉम एक्सटर्नल एक्शन. जो मैट्रिक्स रहता है वो फाइबर को प्रोटेक्ट करता है और कहाँ से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, कोरोजन की वजह से, है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से उसको वो प्रोटेक्ट करता है. कौन, मैट्रिक्स फाइबर को प्रोटेक्ट करता है इन सभी चीजों से. चलो देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर रेनफोर्स प्लस कंपोजिट. फाइबर रेनफोर्स मटेरियल अलाउज द अलाइनमेंट ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ थर्मोप्लास्टिक टू सूट स्पेसिफिक डिजाइन प्रोग्राम. जो भी ग्लास फाइबर रहते हैं ये थर्मोप्लास्टिक के जैसे जो भी स्पेसिफिक डिजाइन है वह हम फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट से अचीव कर सकते हैं. फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं और रेजिस्टिविटी टू डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स आता है उसको रेजिस्ट करते हैं. फाइबर रेनफोर्स मटेरियल कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोवर. दे आर इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंस टू फंगस. बराबर है, तो इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है और फायर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो फंगीज रहती है उसको भी ये रेजिस्ट करता है. इसके कुछ एप्लीकेशन है. फाइबर रेनफोर्स मटेरियल बेस्ट सुटेबल फॉर द डिजाइन प्रोग्राम, अभी देखा हमने. अप्लाइड इन विच डिमांड वेट सेविंग, जहाँ पे वेट कम होता है, मतलब हमने पहले ही लेक्चर में, पहले ही स्लाइड में देखा था कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका अच्छे से यूज होता है. फाइबर रेनफोर्स मटेरियल अप्लाइड इन द एरिया विच डिमांड प्रीसियस इंजीनियरिंग फाइनाइट. इसको हम हेलमेट्स बनाने के लिए, बोट बहल्स, ऑटोमोबाइल बॉडीज, लाइट वेटेड फर्नीचर, है ना, हाई स्ट्रेंथ जहाँ पे लगती है उसमें हम फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट को यूज कर सकते हैं. तो अभी तक हमने जो पार्ट देखा था वो हमने कंपोजिट के बारे में देखा था. अभी हम एडवांस मटेरियल के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नैनो मटेरियल. नैनो मटेरियल यानी नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है. सो मटेरियल possessing grain size on the order of billionth of meter is called as nanomaterial. मतलब 1/1 बिलियन, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 बिलियन, है ना, 1 लाख, बराबर है. 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इसका जो साइज है दिस इज नथिंग बट ए नैनो मटेरियल. और वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा. बराबर है. The manifest extremely fascinating and useful properties which can be exploited for a variety of structural and non-structural application. जिसकी वजह से हम बहुत सारे स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का या नैनो मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं. नैनो मटेरियल्स आर इन अ फील्ड दैट मेक्स मटेरियल साइंस बेस्ड अप्रोच ऑन नैनो टेक्नोलॉजी. ये भी एक प्रकार का नैनो मटेरियल्स का जो साइंस है उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. It studies material with morphological feature on the nanoscale and especially those that have special properties stemming from their nanoscale dimension. जब हम नैनो मटेरियल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम नैनो स्केल पे देखते हैं और हम मटेरियल को इतना इतना उसका साइज कम करते हैं, उतना साइज कम कर सकते हैं, उतना उसको कम करते हैं और हर नैनो मटेरियल की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट था उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज में और नैनो मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टीज थे इसकी हम कंपैरिजन नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं. और नैनो मटेरियल का जो साइज है ये 0.1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक रेंज करता है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये 0.1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक. और 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है.
ये आपने ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? मैनिपुलेशन है किसका? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल का, किसका? पदार्थ का। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिजाइन characteristics, production and application of devices by controlling shape and size of nanometer level. So what is nanometer? नैनोमीटर को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि, या नैनो टेक्नोलॉजी को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन डिवाइसेस, जिसको हम कंट्रोल करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द नैनोमीटर लेवल। बराबर। नैनो मटेरियल्स के हम अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है गुड वियर रेजिस्टेंस देन मेटल। मेटल से भी ज्यादा इसकी हार्डनेस रहती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बेटर बायोकम्पेटेबिलिटी है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच एंड एनवायरमेंटल डैमेज है, प्लास्टिसिटी अच्छी है। अगर हम इसकी नैनो पार्टिकल का साइज बढ़ाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। बराबर। एप्लीकेशंस देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैनो मटेरियल का एप्लीकेशन, बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर्स विद एनहांस लिथैलिटी, इंसुलेशन मटेरियल्स हो जाते हैं, हाई डेफिनेशन टीवी में इनका यूज होता है, प्लैनल्स में डिस्प्लेस बनाने के लिए, कटिंग टूल्स बनाने के लिए इनका यूज होता है, पॉल्यूटेंट्स बनाने के लिए, एलिमिनेशन जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उनका कम करने के लिए, लार्ज इलेक्ट्रोक्रोमिक हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज बनाने के लिए, हाई पावर मैग्नेट्स बनाने के लिए, हाई सेंसिटिविटी सेंसर्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल विद ग्रेटर फ्यूल इफिशिएंसी, एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने के लिए, बेटर एंड फ्यूचर वेपन्स बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग सैटेलाइट्स बनाने के लिए, मेडिकल इम्प्लांट्स, डक्टाइल एंड मशीनेबल सिरेमिक्स बनाने के लिए हम नैनो मटेरियल्स का यूज करते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि ये नैनो मटेरियल्स है और नैनो मटेरियल्स का हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, कॉस्मेटिक सेक्टर, एनवायरमेंटल सेक्टर एंड बायोमेडिकल सेक्टर, द नैनो मटेरियल्स आर वेरी मच यूजफुल। अभी हम देखते हैं एडवांस मटेरियल और स्मार्ट मटेरियल। ओके, so smart material is also called as intelligent or responsive material। इंटेलिजेंट मतलब एकदम होशियार मटेरियल रहते हैं या ये बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करते हैं। आर डिजाइन मटेरियल दैट हैव वन और मोर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली चेंज इन अ कंट्रोल्ड फैशन बाय स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली। अभी एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब क्या होता है? स्ट्रेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच लेवल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लाइट, केमिकल कंपाउंड। तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलीज है, ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलीज है, इनका इस स्मार्ट मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट देके, कुछ ना कुछ इफेक्ट देके उससे कुछ नई प्रॉपर्टी जनरेट करना और उससे कुछ नए प्रोडक्ट्स को बनाना इज नथिंग बट अ एडवांस मटेरियल या स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल आर द बेसिस ऑफ मेनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेंसर्स, इनका यूज सेंसर्स बनाने के लिए, एक्चुएटर्स, आर्टिफिशियल अगर हमें मसल्स बनानी है ना, पर्टिकुलरली एज ए इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड पॉलीमर, जिसको हम शॉर्ट में ईएपीज बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड पॉलीमर्स जो रहते हैं वो सभी एडवांस मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं या स्मार्ट मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं, है ना। देखो अभी देर आर 6 टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है ना, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल्स है, थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, शेप मेमोरी अलॉयस है, रियोलॉजिकल जो फ्लूइड्स है या कुछ अन्य जो मटेरियल्स है, ये सभी किसमें आते हैं? ये स्मार्ट बाय वन अभी पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या होता है। बराबर है। सो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स दैट प्रोड्यूस अ वोल्टेज व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, जैसे क्वार्ट्स, आपने नाम सुना होगा क्वार्ट्स, है ना, क्वार्ट्स क्रिस्टल। जब हम इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं, या मतलब फोर्स मतलब क्या, स्ट्रेस हो गया, तो क्या करेगा? ये वोल्टेज को क्रिएट करेगा। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा।
दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। सिंस दिस इफेक्ट आल्सो अप्लाइड इन द रिवर्स मैनर, हम इसको रिवर्स मैनर में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कहां से, अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, और हमें वो स्ट्रेस देगा, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, है ना। दैट इज कॉल्ड एज ए स्मार्ट मटेरियल, बराबर। दूसरी डायग्राम में आप देख रहे होंगे, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करें, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमने वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और उससे हमें यहाँ पे स्ट्रेस मिल रहा है ना। हमको स्ट्रेस मिला, स्ट्रेन मिला, तो हम उसको लोड सेल में भी यूज कर सकते हैं। अरे कर सकते कि नहीं, बराबर कर सकते हैं। सिंस दिस इफेक्ट इज आल्सो अप्लाइज इन द रिवर्स मैनर, suitably designed structure made for this material can therefore be made that bend, expand or contract when voltage is applied। हम वोल्टेज को अप्लाई करके भी यहाँ पे स्ट्रेसेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं शेप मेमोरी अलॉय, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये, और लेटेस्ट में ये सबसे ज्यादा चल रहा है, शेप मेमोरी अलॉय, जिसको हम शॉर्ट में SMA बोलते हैं। अभी शेप मेमोरी अलॉय रहते क्या है ना। शेप मेमोरी अलॉय की मेमोरी अच्छी रहती है, मतलब वो हीट करने के पहले उसका क्या शेप था और हीट करने के बाद क्या शेप था, उसकी मेमोरी पूरी स्टोर रहती है। उस मेमोरी को हम हमारे मतलब के लिए, हमारे यूज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि शेप मेमोरी अलॉय, ऐसे में आर अ क्लास ऑफ मेटल अलॉयज दैट रिमेंबर देयर ओरिजिनल शेप। इसको शेप मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसका जो ओरिजिनल शेप है उसको वो रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, बराबर है। When these metals are bent or twisted from their original shape, जब हम उसको ट्विस्ट करते या बेंड करते हैं तो सबसे पहले जैसा था वैसा वो उसका रूप मेमोरी उसके रिमेंबर में रहता है। They can reoccupy their original shape when heated, हीट करने के बावजूद भी वो अपना पहला जो ओरिजिनल शेप था उसको रीऑक्युपाई कर सकते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर। They have the ability to remember up to 2 shape which they had previously occupied। इसकी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 2 ही शेप को याद रख सकता है। These materials are also known as memory metals, इनको दूसरा नाम क्या है, मेमोरी मेटल भी बोला जाता है। One of the popular shape memory alloy is the निटिनॉल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये निटिनॉल। निटिनॉल के ऊपर हमारे MEM के ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है, वो हम हमारे लैब में जाके परफॉर्म करने वाले हैं। तो निटिनॉल इज अ स्मार्ट मटेरियल दैट इज अ शेप मेमोरी अलॉय, जो बनता है निकेल और टिटेनियम से, ध्यान में रखना, निकेल और टिटेनियम से निटिनॉल बनता है, और इसका कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील के बराबर रहता है। इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो स्टेनलेस स्टील के बराबर रहता है। इसलिए बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, बायोमेडिकल एप्लीकेशन मतलब कोई सर्जन रहता है, सर्जन को अगर कोई ऑपरेशन करना है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसके लिए हम इस निटिनॉल जो मेमोरी शेप मेमोरी वाला है उसका हम यूज कर सकते हैं। सच एज हम उसका यूज हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में भी कर सकते। अभी भैया हेलीकॉप्टर के ब्लेड में निटिनॉल का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे हम अल्टीट्यूड पे अगर हम चल रहे हैं, प्रेशर की जो है, विंड की जो प्रेशर है उसकी वजह से हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स है वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर को पुराने जो शेप में अगर उनको आना है तो शेप मेमोरी अलॉय वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आई ग्लासेस की जो फ्रेम है कहीं पे भी अपन मोड़ मार कर देते हैं, फोड़ फाड़ कर देते हैं, उसका ओरिजिनल शेप उसको लाना है तो ये शेप मेमोरी अलॉय वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कपलिंग्स बनाने के लिए, या ऑर्थोपेडिक मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, वहां पे अगर हम उसका रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो शेप मेमोरी अलॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन बेस्ड शेप मेमोरी अलॉय आर यूज्ड इन पाइप जॉइंट। जो आयरन बेस्ड शेप मेमोरी अलॉय है वो कहां पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन द पाइप जॉइंट्स, फिश प्लेट ऑफ अ क्रेन रेल। Shape memory alloys and shape memory polymers are material in which large deformation can be induced and recovered through temperature changes or stress changes, pseudo elasticity। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, pseudo elasticity। Shape memory effect result due to respectively martensitic phase changes and induced elasticity at high temperature। जो shape memory जो इफेक्ट मिलता है हमें वो मार्टेनसिटिक फेज चेंज की वजह से हमें मिलता है, और जिससे हम इलास्टिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। तो दीज आर द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेप मेमोरी अलॉय, ठीक है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। शेप मेमोरी अलॉय देखिए यहाँ पे बराबर डायग्रामेटिक व्यू से आपको बताया गया है कि हमारा ये ओरिजिनल शेप मेमोरी अलॉय था, हमने उसको क्या कर दिया, इसको लो टेम्परेचर पे बेंड कर दिया है ना, उसके बाद इसको हमने हीट कर दिया,
हीट करने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, शेप मेमोरी ओलाय। पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर हीट करने के बाद फिर से वापस से ऐसा हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बराबर है। तो देखिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस फेस ट्रांसफॉर्मेशन को शेप मेमोरी अलॉय हम देखते हैं। इसके ऊपर हमको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। अभी हम वन बाय वन एक एक स्मार्ट मटेरियल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फोटोवोल्टिक मटेरियल्स और आर्थो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये जो मटेरियल है फोटोवोल्टिक मटेरियल जो रहते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान में रखना है, फोटोवोल्टिक लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इलेक्ट्रोएक्टिव पॉलीमर्स, ईएपी, चेंजेस देयर वॉल्यूम बाय वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट इनको दे दिया तो ये अपना वॉल्यूम को चेंज करते हैं, बराबर है। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल exhibit change in shape under the influence of magnetic field and also exhibit change in their magnetization under the influence of mechanical stress। अब ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल क्या होता है, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आते हैं तो अपना शेप को चेंज करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉय आर मटेरियल्स दैट चेंजेस देयर शेप इन रिस्पॉन्स टू ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उनका शेप चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक शेप मेमोरी अलॉय। स्मार्ट इनऑर्गेनिक पॉलीमर शोइंग ट्यूनेबल एंड रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज। pH sensitive polymer, अब ये pH sensitive polymers are the material that changes in volume when pH of the surrounding medium change। अगर pH वैल्यू सराउंडिंग मीडियम की चेंज होती है तो उनका वॉल्यूम चेंज होता है, उनको बोलते हैं pH सेंसिटिव पॉलीमर्स। फिर आता है टेम्परेचर रिस्पॉन्सिव पॉलीमर आर मार्टरनाल्ट विच अंडरगो चेंजेस अपॉन ए टेम्परेचर। Holochronic material are commonly used material that changes their color as a result of changing acidity। अगर हमने एसिडिटी चेंज कर दी तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। इस स्मार्ट मटेरियल को बोलते हैं हालोक्लोरिक मटेरियल। फोटो मैकेनिकल मटेरियल चेंजेस शेप अंडर एक्सपोजर ऑफ लाइट। अगर वो फोटो मैकेनिकल मटेरियल जो रहते हैं, अगर वो लाइट के अंडर में आते हैं तो शेप को चेंज करते हैं। पॉलीकैप्रोलोक्टोन, पॉलीमॉर्फ बोलती है इसको, कैन बी मोल्डेड बाय इमर्जन ऑफ द हॉट वाटर। अगर इनके ऊपर हम हॉट वाटर डालते हैं तो वो मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ हीलिंग मटेरियल हैव द इंट्रिंसिक एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज ड्यू टू नॉर्मल यूसेज, thus एक्सपांडिंग द मटेरियल लाइफ टाइम। सेल्फ हीलिंग मटेरियल मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो खुद का डैमेज खुद ही रिपेयर करते हैं और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप जो ट्यूबलेस टायर्स जो रहते हैं कि नहीं, जहाँ पे पंचर अपने आप बन जाता है, वो जो मटेरियल रहते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग मटेरियल। वो भी एक प्रकार के स्मार्ट मटेरियल है। डाई इलेक्ट्रिक इलास्टोमर आर द स्मार्ट मटेरियल सिस्टम विच प्रोड्यूस लार्ज स्ट्रेन अप टू 500% अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इलास्टोमर की बात करते हैं तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं तो वो 500% तक वो स्ट्रेन हमें देता है। मैग्नेटो कैलोरीफिक मटेरियल आर कंपाउंड दैट अंडर अ रिवर्सिबल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एक्सपोजर टू द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल ऐसे मटेरियल है जब हम उनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो क्या होता है, वहां पे उसका टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। Thermoelectric material are also used to build devices that converted temperature differences into electricity and vice versa। थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल है जो टेम्परेचर डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। केमो रिस्पॉन्सिव मटेरियल चेंजेस साइज और वॉल्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल केमिकल और बायोलॉजिकल कंपाउंड, है ना। केमो रिस्पॉन्सिव मटेरियल क्या होता है, वो साइज और वॉल्यूम को चेंज करते हैं अगर कोई दूसरी बायोलॉजिकल कंपाउंड उसके या केमिकल कंपाउंड उनके आसपास आ जाता है तो दोस्तों इतने सारे स्मार्ट मटेरियल है जहां पे हमें यूज करने की जरूरत पड़ी वहां पे हम इन स्मार्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द यूनिट आउटकम्स अचीव्ड।
Let us discuss the today's review. In today's lecture, we have started with a composite and finished with the advanced material. These are the program outcomes we have achieved. Program outcome number 1 to 5, 8, 9 and PSO 2 and PSO 3. These are the most likely questions which are asked in MSBT. So thank you very much guys. In next lecture, we are going to start our last chapter, heat treatment of steel. यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. हैप्पी लर्निंग.